क्यों बेटी किरण, आज सब्जी में क्या खाएगी? बता तो सही, तेरी पसंद की सब्जी बना दूंगी। माँ, मटर पनीर, मटर गाजर या मटर मशरूम कुछ भी बना दो। आलू मटर की सब्जी बना दूं क्या? आलू मटर की सब्जी में मुझे कोई स्वाद नहीं आता माँ। अरे, आलू मटर की सब्जी भी खाना शुरू कर दे। तेरे ससुराल वाले आलू मटर की सब्जी खाना बहुत पसंद करते हैं, समझी? अभी शादी तो हो जाने दे माँ। अभी मुझे उनकी पसंद और नापसंद से क्या लेना। फिर भी माय डियर डॉटर, मैं आज आलू मटर ही बना रही हूँ। मन करे तो खाना, वरना मत खाना। अरे माँ, खा लूंगी, बस अब गुस्सा क्यों दिखाती हो? मैं गुस्सा कहाँ दिखा रही हूँ माय डियर बेटी। मैं तो तुझे तेरे होने वाले ससुराल की मनपसंद सब्जी बनाकर खिलाना चाहती हूँ। तू आलू मटर खाकर भी देख ले और आलू मटर की सब्जी बनाना भी सीख ले। ठीक है, सीख लूंगी। अब पढ़ने तो दे। हाँ हाँ, पढ़ ले। मैं कौन सा तेरी किताब छीन कर बैठी हूँ। कुछ दिनों बाद किरण और नवीन की शादी हो जाती है। किरण मन में बड़े अरमान लेकर ससुराल आती है। उसकी ससुराल में सास, ससुर, जेठ जेठानी, ननद, देवर और एक सयानी बुआ सहित भरा पूरा घर था। सयानी बुआ का नाम तो सरोज था, मगर वह हर बात में सयानापन दिखाती थी, इसीलिए उसे सब सयानी बुआ कहते थे। सयानी बुआ किरण को देखकर बहुत खुश होती हैं और उसकी सास शांति से कहती है, बहू देखने में तो बड़ी सुंदर दिखती है, पर गुण लक्षण भगवान जाने भाभी। बहू रूपवती के साथ साथ बड़ी गुणवती भी है सयानी बुआ। फिर साग सब्जी रोटी सब अच्छे से बना लेती होगी। क्यों, मटर आलू भी बना लेती हो क्या? जी बुआ जी, बना लेती हूँ। फिर तो आज अपनी पहली रसोई में मटर आलू की सब्जी ही बनाना। आलू मटर की ऐसी सब्जी बनाना कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएं। सास और सयानी बुआ के यह कहने पर किरण रसोई घर में जाती है तो आलू और मटर के भरे बोरे देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसकी जेठानी जया आ जाती है। किरण हैरान होकर जया से कहती है, जया दीदी, ये इतने सारे आलू और मटर क्यों रखे हैं? पूरे महीने के एक ही बार में खरीद कर रख लिए हैं क्या? अरे ना ना देवरानी, ये हफ्ता भर ना चलने वाले। परिवार बड़ा है ना, तो सब्जी भी ज्यादा ही बनती है। कितनी बड़ी दीदी? बड़ी क्या, आसमान जितनी बड़ी। देवरानी जी मजाक छोड़ो और 2-3 किलो मटर और 2-3 किलो आलू लेकर सब्जी बना लो। सबको बड़ी भूख लगी है। यह कहकर जया अपने कमरे में चली जाती है और किरण एक डलिया में मटर निकालकर उनको छीलने लगती है। पर इतनी सारी मटर पहले उसने कभी छीली नहीं थी, इसीलिए वह अपनी ननद राखी को बुलाकर कहती है, राखी, जरा ये मटर छीलने में मेरी मदद कर दो, सब्जी थोड़ी जल्दी बन जाएगी। भाभी, मैं तो नहाने के लिए जा रही हूँ, वक्त होता तो छिलवा भी देती। यह कहकर राखी भी रसोई से निकल लेती है। रह जाती है बेचारी किरण। किरण किसी तरह मटर छीलकर आलू मटर की सब्जी बनाती है। चूंकि किरण की पहली रसोई थी, इसीलिए वह पूरी तबीयत से खड़े मसाले पीसकर खूब स्वादिष्ट और चटपटी सब्जी बनाती है और उसकी आलू मटर की सब्जी सबको बहुत पसंद आती है। बहू तो सच में गुणवती है। देखो तो आलू मटर की कितनी लजीज सब्जी बनाई है। अरे भाई, सब्जी में तो जान डाल दी बहू ने। खाकर सच में मजा आ गया। उस दिन के बाद रसोई बनाने का काम किरण के हाथों में ही थमा दिया जाता है। किरण को सब्जी रोटी या और खाना बनाने से तो कोई एतराज ना होता है, मगर वह रोज रोज आलू मटर की सब्जी बनाने और खाने से ऊब जाती है। इसीलिए एक दिन अपनी सास से कहती है, माँ जी, रोज रोज आलू मटर की सब्जी खाकर मन ऊब गया है।
क्यों ना आज मटर गाजर या मटर पनीर या फिर मटर मशरूम की सब्जी बना दूँ? ना ना बहू, हमें तो बस आलू मटर की सब्जी खाना ही अच्छा लगता है। इसीलिए आलू मटर ही बनाओ। आज आलू मटर बनाओ तो ज़रा तरी वाला बनाना और उसमें थोड़ा अमचूर भी डाल देना। आलू मटर के अलावा हमारी रसोई में और कोई सब्जी नहीं बनती है, इसीलिए बहू तुमको भी आलू मटर की सब्जी ही खानी पड़ेगी, समझी? अपनी सास की यह बात सुनकर किरण का तो जैसे सिर ही घूम जाता है। वह मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहती है, कैसी ससुराल है मेरी। यहाँ तो सबके पसंद की सुई आलू मटर की सब्जी पर ही अटकी है। एक ही सब्जी रोज रोज खाकर मेरा तो मन उकता गया है। आलू मटर की सब्जी देखकर तो मुझे उबकाई आने लगती है। पहले इनका हाल जान जाती तो शादी से मना ही कर देती। हाँ, इसी तरह किरण को आलू मटर की सब्जी से घिन सी हो जाती है, मगर ना चाहते हुए भी वह दोनों टाइम आलू मटर की सब्जी बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। सब ससुराल वाले आलू मटर की सब्जी बड़े मजे लेकर खाते हैं और बेचारी किरण मन ही मन कलपती रहती है। पता नहीं इन लोगों को रोज रोज आलू मटर खाने से क्या मिलता है। सारी दुनिया रोज अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाती है और ये है कि आलू मटर की सब्जी पर ही अटके हैं। हे भगवान, इन्हें कुछ अक्ल दे, वरना मुझे तो इस ससुराल से छुटकारा ही पाना होगा। धीरे धीरे आलू मटर की सब्जी के कारण ससुराल से ही मन उठ जाता है और वह अपने मायके जाने का मन बना लेती है। मगर इसी बीच एक दिन जैसे ही किरण आलू मटर की सब्जी तैयार कर रोटियां बनाने लगती है, उसकी सास आकर कहती है, अरे बहू, आज खाना क्यों बना रही हो? आज तो हम सबको शादी की पार्टी में जाना है ना। यह तो आपने पहले बताना था माँ जी। अब तो मैंने आप लोगों की मनपसंद सब्जी आलू मटर बनाकर रख दी है और रोटियां बनाने के लिए आटा भी तैयार कर दिया है। तो क्या हुआ भाभी, इन्हें फ्रिज में रख दो, बाद में जब घर आएंगे तब खा लेंगे। यह सुनकर किरण मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचती है, वाह, आज तो ये सब शादी की पार्टी में जाएंगे। आज देखती हूँ कि ये सब वहाँ आलू मटर की सब्जी की जगह कोई दूसरी सब्जी कैसे खाते हैं। यही सोचकर किरण तैयार होकर उन सबके साथ खुशी खुशी शादी की पार्टी में जाती है। मगर वहां जाती है तो हैरान ही रह जाती है। उन सब की जान तो वहां भी आलू मटर की सब्जी पर ही अटकी रहती है। अरे राखी, देखो तो खाने में आलू मटर की सब्जी है कि नहीं? नहीं माँ, आलू मटर की सब्जी छोड़ यहाँ और बहुत सारी सब्जियां हैं। मुझसे तो कोई और सब्जी खाई ही नहीं जाएगी। मैं तो आलू मटर की सब्जी ही खाऊंगी। बुआ जी, कुछ और सब्जी खा लो। नहीं नहीं, मैं और कोई सब्जी ना खाऊंगी। मैं तो घर जाकर आलू मटर की सब्जी और रोटियां खा लूंगी। हाँ। सयानी बुआ की तरह एक एक कर सभी शादी के समारोह में कुछ खास खाना नहीं खा पाते और भूखे ही घर लौट आते हैं। आते ही किरण से कहते हैं, बहू, हम सबको बहुत भूख लगी है, जल्दी से आलू मटर की सब्जी और रोटियां बना दो। भाभी, सुबह की जो सब्जी फ्रिज में रखी है उसी को गर्म करके रोटियां बना दो। उस दिन बदकिस्मती से सारा दिन बिजली गुल रहती है और इसी कारण फ्रिज में रखी सब्जी खराब हो गई थी। सब जैसे ही उस सब्जी को खाते हैं, उन सब को पेट दर्द और दस्त की शिकायत होने लगती है। वे सब डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को सारा सच बताते हैं तो डॉक्टर उनको मूंग की खिचड़ी खाने की हिदायत देता है। साथ ही उन्हें रोज अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाने की बात भी कहता है। फिर जब वे घर आते हैं तो किरण से कहते हैं, बहू, हम सब के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना दो। क्यों बुआ, आलू मटर की सब्जी ना बना दूं? अरे ना ना बहू, अब से हम रोज रोज आलू मटर की सब्जी ना खाएंगे।
अब हमारे लिए रोज अलग अलग प्रकार की सब्जियां ही बनाना। हाँ। यह सुनकर किरण बहुत खुश होती है और फिर उसका ससुराल में मन लग जाता है। एक दिन गीता का पति काम पर जाता है तो एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। गीता दुखी होकर कह रही है, हे भगवान, ये तूने मुझ गरीब पर क्या पहाड़ तोड़ा। अगर प्राण ही लेने थे तो मेरे ले लेता, कम से कम मेरी बेटियों का पेट पालने वाला तो जिंदा रहता। बूढ़ा बद्री बोला, बहू, अब रोने से क्या होगा बेटी, मैं तो अभी जिंदा हूं ना, तुम सबका ख्याल मैं रखूंगा। यह कहकर बूढ़ा बद्री फूट फूट कर रोने लगता है। उसे रोते देख गीता खुद पर काबू करते हुए कहती है, बापू, आप तो मर्द हैं, क्या आप इस तरह रोते अच्छे लगते हैं? महेंद्र बद्री का इकलौता बेटा था। महेंद्र की अचानक मौत से बद्री के परिवार पर संकट का पहाड़ टूट पड़ता है। महेंद्र की 2 बेटियां हैं। अब उनको पालने की जिम्मेदारी बूढ़े बद्री के कंधों पर आन पड़ती है। रोते रोते बद्री अपने बेटे के ख्यालों में खो जाता है। बापू, मैंने पक्का घर बनवा दिया है, अब सर्दियों में कितनी ही ठंड क्यों न पड़े, हम सब चैन की नींद सो पाएंगे। बद्री बोला, घर तो तू बना कर चला गया बेटा, पर अब इस घर में रहने वालों के लिए दाना पानी कहां से आएगा। महेंद्र की मौत के बाद बद्री और उसकी बहू गीता अपनी गाय का दूध बेचकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालने लगे तो अचानक एक नई मुसीबत आन पड़ी। एक दिन सुखिया लाला अपने कुछ आदमियों के साथ बद्री के घर आया और कहने लगा, कसम तिजोरी की, क्यों बे बद्री, लाला का पैसा लेकर भूल गया क्या? कौन सा पैसा लाला, मैंने तुमसे पैसा कब लिया? कसम तिजोरी की, अरे तूने नहीं, तेरे बेटे ने लिया था। तेरे लिए ये पक्का घर बनवाने के लिए पूरे 20,000 का कर्जा लिया था। लाला की बात सुनकर गरीब बद्री और उसकी बहू गीता की तो जैसे जान ही निकल जाती है। गीता सुखिया लाला से कहती है, पर इस समय हम कर्ज चुकाने की हालत में नहीं है लाला। सर्दियां आने वाली हैं और कहीं मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। पर कर्ज देने से मना नहीं करते लाला, हमें कुछ मोहलत दे दो, हम सर्दियों के बाद तुम्हारी पाई पाई लौटा देंगे। कसम तिजोरी की, 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ, 1 महीने बाद फिर आऊंगा। यह कहकर सुखिया लाला चला जाता है। मगर लाला के कर्ज के चलते गीता के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। रात को वह अपनी सोती हुई बेटियों को देखते हुए कहती है, पता नहीं सर्दियां आने तक हम सबके सिर पर यह छत रहेगी भी या नहीं। अगर लाला ने हमसे घर छीन लिया तो कड़कती ठंड में मैं अपनी बच्चियों को कहाँ छिपाती फिरूंगी। इस बेचारी गौ माता का दूध बेचकर मेरी बच्चियों को 2 वक्त का खाना तो मिल जाता है, पर लाला के कर्ज का क्या होगा। कुछ दिन बाद गीता का सोचना सही ही होता है। जैसे ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, सुखिया लाला अपने आदमियों के साथ उनके घर आ धमकता है और कहता है, कसम तिजोरी की, ला बे बद्री, अब तो मेरा पैसा लौटा दे, पूरे 1 महीने की मोहलत दे चुका हूँ तुझे। कुछ और टाइम दे दो लाला, बस ये सर्दी निकल जाए किसी तरह, फिर हम मेहनत मजूरी करके किसी तरह तुम्हारा कर्जा लौटा देंगे। कसम तिजोरी की, अब लाला कुछ नहीं कर सकता बद्री, या तो कर्जा अदा करो या फिर ये घर खाली कर दो। घर खाली करने की बात सुनकर गीता के तो जैसे प्राण ही निकल जाते हैं। वह लाला के आगे गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है, लाला, इस कड़कती सर्दी में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी। लाला, कुछ तो रहम करो। कसम तिजोरी की, अरे मेरी बला से कहीं भी जाओ, मैंने क्या तेरी बच्चियों को सर्दी से बचाने का ठेका लिया है। चलो बेरंगा, फेंक इनका सामान घर से बाहर और ताला लगा दे कस के। बद्री और गीता सुखिया लाला की बहुत मिन्नतें करते हैं, मगर निर्दयी लाला उनकी एक नहीं सुनता, उन्हें घर से निकाल ही देता है और वे अपनी गाय को साथ लेकर घर से निकल जाते हैं।
कड़कती ठंड में सिर पर गट्ठर लादे गांव से बाहर जाते हैं। बद्री कहता है, बड़ा निर्दयी निकला सुखिया लाला। भला ऐसी भयंकर ठंड में भी कोई किसी का घर छीनता है। बापू, जब भगवान ने ही हमारा सहारा छीन लिया तो फिर इंसान से क्या उम्मीद। मैं तो कहती हूँ कि घास फूस इकट्ठा करके कोई झोपड़ी डाल लेते हैं। हाँ बहू, यही सही रहेगा। यह कहकर बद्री कुछ बांस काट कर लाता है। गीता और उसकी बेटियां घास फूस इकट्ठा करके लाती हैं। फिर चारों मिलकर एक झोपड़ी बना लेते हैं। लो बापू, हमारे सिर छिपाने के लिए झोपड़ी तो बन गई है, पर इस गाय का क्या करें? इसे कहाँ रखें? इसे झोपड़ी के बाहर पेड़ से बांध दे बहू। जैसे ही रात हुई, भयंकर सर्दी कहर ढाने पर उतर आई और साथ ही सर सर कर ठंडी हवा भी चलने लगी। घास फूस से बनी झोपड़ी में हवा सीधे घुसी चली आ रही थी। बबली बोली, माँ, मुझे तो बहुत ही ठंड लग रही है। हाँ, ठंड तो लगेगी ही। देखो तो ठंडी हवा कैसे सरसर करते सीधे झोपड़ी में घुसी आ रही है। बापू, बस आज की रात काट लो। कल मैं झोपड़ी की दीवारों और छत पर गोबर का लेप चढ़ा दूंगी। गोबर से सारे छेद भर जाएंगे तो हवा अंदर नहीं आ पाएगी। हाँ, ये भी ठीक रहेगा बहू। अगले दिन बद्री, गीता और उसकी दोनों बेटियां अपनी गाय का गोबर इकट्ठा करती हैं और सब गांव में घूम घूम कर गोबर इकट्ठा करके लाते हैं। इस तरह बहुत सारा गोबर इकट्ठा हो जाता है और फिर गीता गोबर में कुछ मिट्टी और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बनाती है। गीता उस घोल को झोपड़ी की दीवारों पर लगाती है। इस काम में उसकी दोनों बेटियां बबली और कमली भी उसका हाथ बटाती हैं। लो मेरी बच्चियों, झोपड़ी की दीवारों पर तो लेप लग गया, बस अब इसकी छत ही बची है। थोड़ा गोबर और इकट्ठा करना पड़ेगा। तो क्या हुआ बहू, चलो कुछ गोबर और इकट्ठा कर लाते हैं। वे चारों फिर से गांव से गोबर इकट्ठा करके लाते हैं और गीता बड़ी ही लगन से फिर गोबर का घोल बनाती है और छत पर भी लेप चढ़ा देती है। इस तरह उनका बहुत ही बढ़िया गोबर घर बनकर तैयार हो जाता है। बद्री अपना गोबर घर को देखकर फूला नहीं समाता और कहता है, अरे वाह बहू, तूने तो कमाल का गोबर घर बना दिया बेटी। अब सर्दी हमें छू भी ना पाएगी। बबली बोली, माँ, हमारा गोबर घर तो सच में ही सुंदर बना है। कमली ने कहा, माँ, अब तो मुझे सर्दी से कांपना भी नहीं पड़ेगा। फिर जैसे ही रात होती है, वे सब अपने गोबर घर में चैन की नींद सो पाते हैं। गोबर घर अंदर से काफी गर्म था क्योंकि अब उसमें हवा घुस नहीं पा रही थी, मगर उनकी गाय अब भी बाहर सर्दी से कांप रही थी। इसीलिए लेटे लेटे अचानक ही गीता को जब अपनी गाय का ख्याल आया तो वह झट से उठ खड़ी हुई। बद्री ने पूछा, क्या हुआ बेटी, ऐसे अचानक क्यों उठ गई? बापू, ऐसी भयंकर सर्दी में हमारी गाय पर क्या बीत रही होगी। वह बेचारी तो ठंड से कांप रही होगी। मैं तो कहता हूँ उसे भी अपने गोबर घर के अंदर ले आओ। आखिर वो भी तो हमारे ही परिवार का हिस्सा है। गीता ने गोबर घर तो बना लिया था, मगर फिर भी उसके मन में कुछ नया करने की हलचल थी। एक दिन बैठे बैठे ही वह सोचती है, अगर मैं अपने गोबर घर की दीवारों पर गोबर, बेल, बूटे, फूल, पत्तियां आदि बना दूं तो यह गोबर घर बहुत ही सजा सवरा लगने लगेगा। यही सोचकर गीता अपनी गाय का गोबर इकट्ठा कर उस गोबर के इस्तेमाल से घर की दीवारों पर तरह तरह की फूल, पत्तियां, पक्षी और बेल बूटे बनाती है। उनके बनते ही गोबर घर सच में ही बहुत सुंदर दिखने लगता है। बबली कहती है, माँ, अब तो हमारा गोबर घर कोठी बंगले से भी सुंदर लग रहा है। बहू, तुम्हारी कलाकारी देखकर मन खुश हो गया। तुम तो कमाल की कलाकार निकली। धीरे धीरे गीता के गोबर घर की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और दूर दूर से लोग उसके गोबर घर को देखने के लिए आने लगते हैं। रमन बोला, वाह जी वाह,
कैसा सुंदर गोबर घर है। क्यों ना हम भी गीता से ऐसे गोबर घर बनवाएं? क्यों गीता भाभी, हमारे लिए भी ऐसे घर बनाओगी? हाँ, जरूर बनाऊंगी। गीता के यह कहते ही गांव के सारे गरीब गोबर इकट्ठा करने में लग जाते हैं। गीता उनकी मदद से सबके लिए गोबर घर बनाती है। फिर कुछ दिन बाद गीता के बनाए गोबर घरों की चर्चा आसपास के शहरों में होने लगती है और एक दिन नंदू नाम का एक सेठ गांव में आता है और कहता है, वाह 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 वाह, क्या सुंदर गोबर घर बनाया है। व्हाट ए यूनिक पीस ऑफ आर्ट। ऐसे घर तो कला का बेहतरीन नमूना है। नंदू सेठ गीता के बनाए गोबर घर देखकर इतना प्रसन्न होता है कि सीधे गीता से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और पूछता है, क्या आप ही गीता हैं? जी कहिए सेठ, मैं ही गीता हूँ। देखिए, मैं एक रिसोर्ट बना रहा हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे लिए 100 गोबर घर बनाएं। मैं प्रत्येक गोबर घर बनाने का आपको 1 लाख रुपया दूंगा। यह सुनकर बद्री और गीता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। गीता की सोच, लगन और मेहनत उसे फर्श से अर्श पर ले जाती है। वह भी अमीर हो जाती है।